सबको धन्यवाद। मैडम डॉक्टर बी साड़ेंगे मैडम, आपको जोहार, नमस्कार। आज जो मंच पे बैठे हैं, एक लंबी लेखन यात्रा के बाद हम लोग इस मंच में बैठे हैं। हम कई दिनों से आपका लेख पढ़े हैं और बहुतों ने भी पढ़े हैं। आप पैसा अलग रखते हुए भी रुचि साहित्य सृजन में रखे हुए हैं। हमारा अनुरोध होगा कि आपका जो रचना और जो आपका मन, जो रुचि कहाँ से शुरू हुआ और आज असमर्थ पुरुष तक पहुँचा है, प्लीज। सबसे पहले तो मैं सरायकेला खरसुआ एडमिनिस्ट्रेशन को अपने धन्यवाद ज्ञापन करूंगी कि इतने सुंदर एक साहित्य सभा के इन लोगों ने आयोजन किया है। जहाँ तक मेरी साहित्य की यात्रा है, मैं जब मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तब से मैंने कविता लिखना शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा मैंने लिखना तभी शुरू किया जब मैं नौकरी छोड़ करके राउरकेला स्टील प्लांट में नौकरी करती थी, जूनियर मेडिकल ऑफिसर थी। वहाँ से नौकरी छोड़ करके मैं एक छोटी सी गांव बैठागोड़ा में आके मेरे पति के साथ डॉक्टरी करना शुरू की, क्योंकि मेरे पति का ये था कि वो गांव के लोगों का सेवा करेंगे और नौकरी नहीं करेंगे और मुझे उनका साथ देना था। तो मैं वहाँ महिलाओं के जो हालत मैंने देखा, उसमें मैंने जो सामाजिक कार्य की, क्योंकि मेरे बारे में बोला गया है कि मैं सामाजिक कार्य भी करती हूँ, और जो सामाजिक कार्य मैंने शुरू किया वो भी महिलाओं के ये बदतर हालत देखने के बाद मैंने ज़्यादा शुरू किया। जब मैं पेशे में एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मेरे पास लोग जब आते हैं कुछ दुख दर्द लेकर के ही आते हैं, कोई खुशी से एक डॉक्टर के पास नहीं आता है। और जब ये लोग आती थी, न सिर्फ उनके फिजिकल बल्कि मेंटल जो प्रॉब्लम्स रहता था वो लोग मेरे साथ शेयर करती थी। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि उस जमाने में औरत लोगों को किस हालात में रखा जाता था। मैं जब डिलीवरी करने के लिए लड़कियां मेरे पास आती थी, उनको एक ही कपड़ा में रखा जाता था। तो मदर इन लॉ जो है वो उनको टच भी नहीं करती थी कि अछूते है। अभी पूछती थी कि तुम खाना क्या खाती हो, लोग चुप रहती थी। जब मैं उनको एग्जामिन करने के लिए अंदर ले जाती थी, वो लोग कहता था कि मेरे सास को एक बार बोल दीजिए ना, मेरे को अच्छे से खाना नहीं देती है। तो ये सब हालात देखने के बाद में मैंने सामाजिक कार्य शुरू किया और लिखना भी शुरू किया। और आप अगर मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ, बंगाली भी पढ़ सकती हूँ, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से शायद उड़िया पढ़ने वाले यहाँ बहुत कम होंगे, 1% भी नहीं होगा। तो आप लोग जो किताब लिखी है, यहाँ जितने भी इतने बड़े बड़े कलाकार आज आए हुए थे, इतने बड़े बड़े लेखक आए हुए थे, उनका किताब मैं पढ़ लूँगी, लेकिन शायद मेरे किताब आप लोग पढ़ पाएंगे। और मेरे हर किताब में एक पेशेंट की दर्द छुपी रहती थी, एक मरीज की, एक औरत की दर्द। मेरा पहला किताब जो टाइटल किताब जो असमर्थ पुरुष है, वो एक ऐसी पुरुष की कहानी है जो एक डिजीज होता है ओलिगोस्पर्मिया। उस डिजीज में एक पुरुष का समर्थ पुरुष नहीं कहा जाता है, और वो लकीली वो कभी अगर बाप बन जाए तो अलग बात है। तो वो एक औरत के साथ कैसे उसकी मुलाकात होती है और औरत इसको रिजेक्ट कर देती है कि एक असमर्थ पुरुष है। और उसके बाद वो औरत को जब बाद में उसका शादी होता है दूसरे एक लड़की से, और वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है वो कैसे पागल बन जाता है और वो मर जाता है लास्ट में। और वो लड़की उस रिपोर्ट को लाके जब दिखाती है डॉक्टर, तो डॉक्टर कहता है कि यह ऐसा बात नहीं कि ये फादर नहीं बन सकता था। इस तरह की बहुत सारी कहानियां मेरा है, जो कि हर कहानी के पीछे एक औरत की दुख, एक औरत की दर्द इसमें छिपा रहता है। ये मेरी कहानी है लिखने की, और ये अभी तक मैं जारी रखी हूँ। मैं लिखती भी हूँ और सामाजिक कार्य भी करती हूँ, और मेरे पेशा मेरे को ये देती है, जुगाड़ देती है कि मैं कैरेक्टर को वहीं से ढूंढ लेती हूँ। और आप देखिएगा मैं उड़िया में लिखती हूँ, और झारखंड में रह के उड़िया में लिखना एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। आप उड़िया में लिखोगे तो उसको टीटीपी करने के लिए मेरे को मयूरभंज जाना पड़ता है। जब मैं किताब लिखती हूँ या स्टोरी लिखती हूँ, मेरे को जितना समय नहीं लगता है, उसको टीटीपी करके मैगजीन में भेजने में मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आदमी संघर्ष नहीं करता है तो कुछ मिलता नहीं है। अगर आप
स्रोत के साथ ही बह जाएंगे तो आप तैरना कभी नहीं सीखेंगे। आप तैरना तभी सीख सकते हैं जब आप स्रोत के विपरीत में जाएंगे। इसीलिए मैंने जो कुछ भी मेरे ज़िंदगी में हासिल किया है बहुत विपरीत परिस्थिति में किया है। मेरे बच्चों, जो 2 बच्चे हैं, उनको जब मैंने पढ़ाया लिखाया तो हार्किन के लाइट में, मेरा बड़ा बच्चा जो अभी अमेरिका में नौकरी करता है वो हार्किन के लाइट में पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम उस गांव में 14 दिन में एक बार पावर आता था, जबकि अभी वो गांव थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको विलेज टाउन आप कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम में जो तकलीफ मैंने की है वो शायद अभी आप लोग सोच नहीं सकते, अभी के जनरेशन सोच नहीं सकता है। तो इस तरह सारे चीज़ को लिखकर, सारे चीज़, मेरे हालात, मेरे प्रोफेशन, ये सारे मेरे को लिखने का ईंधन देते हैं और मैं लिखती हूँ। शायद यही बात है कि जितने सारे नारी चरित्र हैं, सारे दुख, सारे यंत्रणा सहते हुए भी, इतना सारे निर्यातित होने के बाद भी वो लोग आगे एक नया जीवन की तरफ बढ़ा है। लेकिन उसमें कई जगह अपने ऐसे पुरुष चरित्र को देखे हैं, जैसे असमर्थ पुरुष के खुद ये जो स्टोरी के नाम से ये संकलन का नाम हुआ है, उसमें उनका जो फादर इन लॉ है मृत्युंजय, वो पुराने विश्वास के हैं, लोहिया को विश्वास करते हैं, राय जी को विश्वास करते हैं। और उन्होंने अपने बेटा, जब वो हारे हुए वापस आते हैं आर्मी हॉस्पिटल से, वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो वापस आते हैं क्योंकि उसको जो डॉक्टरी टेस्ट रिपोर्ट मिला था, वो लड़की जो प्यार करती थी, वो उनको छोड़ने के बाद ये वापस आते हैं। लेकिन उनका फादर ही एक विश्वास के साथ उनको एक अनाथ बच्ची के साथ शादी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही पुरुष थे जो मृत्युंजय उनके ससुर जी है। तो आपके सारे स्टोरी में ये कैरेक्टर भी आपने लाए। और दूसरी बात ये है कि सारे जो स्टोरी है, कहीं ना कहीं एक पैथस सीन, जो कहीं श्राद्ध सभा हुआ है, कहीं शमशान में वो उसका लाश जलता हुआ, वो शुरू किए हैं और अब फ्लैशबैक स्टाइल ज़्यादा यूज किए हैं। तो आपको कहाँ से आया कि ऐसे ही जगह जहाँ वो लाश जलता हुआ हो और वहाँ से शुरू हुआ हो स्टोरी, जैसे रुकी कर रही है? नहीं, एक्चुअली कोई भी स्टोरी हो उसका तो एक शुरुआत होती ही है, और आप और लेखिका या लेखक हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको शुरू करें। तो जैसे मैंने वो कहानी वहीं से शुरू की, क्योंकि वो कहानी का अंत था, कहानी वहीं ख़त्म होती थी, वो मेरी शुरुआत थी कि यहीं से कहानी शुरू हुई। और ग्रेजुअली अब वो कहानी को अगर आगे आप पढ़ेंगे तो एक इंसान का मौत होता है और कहानी वहीं से शुरू होती है। ये कई स्टोरी में ये फ्लैशबैक स्टाइल आपने दी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो भी बहुत सारी कहानी है जो इस संयोग से ये मृत्यु वाला चित्र ही वही सीन से शुरू हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जितने सारे उसमें नारी चरित्र हैं जो मुख्य नायिका हुए हैं, उन लोगों का जीवन पूरा ऐसे ही यंत्रणा से भरा हुआ है और वो रुके नहीं है। जिस रुकी ने चाय वाली बन गई, उन्होंने रुकी नहीं। ये कैरेक्टर मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन संघर्ष, आपने जिनको सामना किया उनका जीवन संघर्ष, और वैसी जगह जो कारागुड़ा हो सकता है कि 50 साल पहले मतलब कैसा हुआ होगा, मतलब वहाँ से कैसे प्लॉट मिल रहा था। ऐसे पैसे में डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारे इसमें जो स्टोरी है वो डॉक्टरी पैसा से ही ये प्लॉट लिया गया है, और ये बहुत अच्छा भी है। उड़िया लिटरेचर में ऐसा स्टोरी ये अनोखा ही है, क्योंकि हमने आज उड़िया स्टोरी का पूरा इतिहास पढ़े हुए हैं। ये सबसे अनोखा प्लॉट यहीं से आया है। देखिए, वो स्टोरी एक लेखिका कहाँ से कैसे उसको पिकअप करती है और कौन सा चीज़ उसको छूता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने मेरा जो समीक्षा साहू जी यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, जो कि मेरे किताब का समीक्षा किए हैं, और किसी ने तो कहा कि आपका किताब आप जितने अच्छे नहीं लिखेंगे जो आपका समीक्षा किए हैं उनका लेख और सुंदर है। उन्होंने मेरे को ये कहा है कि मेरा जो स्टोरी है, हर स्टोरी मेरा ये नहीं है। वो स्टोरियाँ हैं जो राजनीति
के साथ भी उसका ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि एक करप्ट पॉलिटिशियन है जिसका मैं डॉक्टर हूँ और मैं उनको ट्रीट करती हूँ, और वो जानती हूँ कि ये पॉलिटिशियन बहुत बदमाश था उसके लाइफ टाइम में, लेकिन उसका एक रिक्वेस्ट था कि मैडम हम जब मरेंगे आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे सबके साथ रहेंगे। तो मैं फिर उस करप्ट पॉलिटिशियन का सारा चीज जानने के बावजूद भी वो मरने का टाइम में मैं उनके पास पहुँचती हूँ और देखती हूँ कि जिन हाथों से उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, वो हाथ कैसे जल रहा है, जिन मुंह से उन्होंने बहुत सारे लोगों के कुकर्म किए हैं, मुंह कैसे जल रहा है। और मेरे को ये लगता है कि लेकिन वो आदमी चाह रहा था कि मेरे को बेटी मानता था और मेरे को कहता था कि जब हम मरेंगे आप जरूर मेरे सबके पास आइए, और उनका ये रिक्वेस्ट पर, जबकि मेरे को वो पॉलिटिशियन से बहुत मतलब लाइकिंग था नहीं, लेकिन मैं उनके डेथ के टाइम उनके पास गई थी इसलिए कि उन्होंने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया था। देखिए प्लॉट कहीं से भी आ सकता है लेखक या लेखिका के लिए, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे सोशल वर्क से हो, चाहे पेशेंट के प्लॉट से हो। और एक डॉक्टर का लाइफ हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा हम लोग टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा पेशेंट का, और हम लोगों का जो प्रोफेशन है वो हमेशा टेंशन से जुड़ा रहता है, दुख से जुड़ा रहता है, इसलिए दुख ही लिखने का प्रेरणा देती है। मेरे एक दोस्त है जो बहुत अच्छा लिखता है, अमेरिका में रहता है, मैंने उससे पूछा एक बार कि तुम इतना सुंदर कैसे लिखते हो, वो बोला दुख से। तो जिसे दुख नहीं मिला है वो लिख नहीं सकता है, इसीलिए जो पेशेंट लोगों का दुख को मैं अंदर लेती हूँ, मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि इतना दुख के बावजूद कैसे औरत जिंदा है, और वो मेरे को प्लॉट देती है लिखने के लिए। ये सारी किताबों में जितनी माँ चरित्र है वो बेटा का सबसे अच्छा दोस्त बना है। वो बेटा जो दुनिया को कुछ ना कह पा रहा हो और बाप से डर रहा हो, और उसका छुपाया हुआ आंसू भी माँ पढ़ रही है। मतलब ऐसा कैरेक्टर आपको कैसे मिला कि मैंने उसको आप ला पाए? देखिए मुझे जितना पता है कि जितने माएँ यहाँ बैठी हैं, बेटा शायद उनका सबसे बड़ा दोस्त होगा, क्योंकि मेरे बेटे लोग भी मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग एक टेबल में खाते रहते हैं कि वो लोग कहेंगे कि माँ थोड़ा पापा को बोल दो ये बात है, तो हम बोलते हैं सामने बैठे हैं बोलो ना, बोला नहीं नहीं तुम ही बोल दो। तो मेरे बेटे लोग मेरे दोस्त है, मैं जो कुछ मैं किसी को नहीं बोल सकती मेरे बेटे लोग को बोलती हूँ। तो जैसे जिसका जो भावना होता है वो कलम में भी वही आ जाता है, क्योंकि मेरे बेटे के लोगों के साथ मेरा अच्छा दोस्ती है, तो मैं सोच नहीं सकती कि कोई बेटा कोई माँ से दोस्ती ना करे। और ये फॉर्मूला मेरा स्टोरी में भी आ जाता है। मैं क्या करूँ, मेरा मन के जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज चलता है वही कलम में आ जाता है। जैसे जो औरत वो टूट जा रही है, जैसे उसका हस्बैंड दारू पी के ही बर्बाद हुआ है, उसका मैंने परिवार बर्बाद हुआ है, वो औरत टूट नहीं रही है। भले वो आगे जाके मतलब कैसे निशा से दूर रखा जाए और ऐसे खुद के ज़िंदगी जैसा और औरतों का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, वो इसीलिए मैंने फिर ये सेंटर बना रहे हैं, वो खुद को वहीं स्टैंड कर रही है। और सिर्फ वो नहीं, मतलब लगभग आपका सारे चरित्र जो है, जो दुख से वो लड़ी है, जो दुख से उसको पीड़ा मिला है या नुकसान हुआ है, उसके अपोजिट में वो लास्ट में खड़े होके उसको बदला ले रही है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कैरेक्टर को रखिए इसमें, उस कैरेक्टर के बारे में बताइए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं सामाजिक कार्य करती हूँ, और मेरा सामाजिक कार्य मेनली होता है टू एक्ट अगेंस्ट वुमेन एट्रोसिटीज। महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है उसी के विरोध में मैं काम करती हूँ। और जब यहाँ एसपी डॉक्टर मिस्टर बात्रा थे, उन्होंने 2 वुमेन सेल किया था, जो एक वुमेन सेल बैठागुड़ा में था, एक टाटा में था। तो उसमें बहुत सारे औरतें आती है, क्योंकि वो उसमें ना वकील होता है जो पैसा मांगता है फीस के रूप में, इसीलिए वो लोग मेरे पास आती थी कि बिना पैसे की काम हो जाएगा और ये वुमेन सेल में हम अपने दुख कह सकेंगे और उसका समाधान होगा। और उसी से लेकर के अभी तक मेरा वुमेन एट्रोसिटीज के ऊपर काम चालू है। इसलिए डेली 5 औरतें मेरे पास आती है जो रो रो के, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन रात को 1 बजे मेरे घर के बाहर
मेरा नाम लेकर के मैडम दरवाज़ा खोलिए। मैंने बोला क्या हुआ, ऊपर से मैंने पूछा तो उन लोग का कहना था कि अब भी हमको आप थाना लेके चलिए, मेरा हस्बैंड मार के भगा दिया। तो इस तरह के जो स्टोरी आते हैं, जो समस्याएं मेरे पास आती हैं, मैं कभी उनसे हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए नहीं मशवरा देती। मैं उन लोग को समझाती हूँ, बुझाती हूँ। उन लोगों का जो दुख लेके वो लोग आते हैं, उनको कोशिश करती हूँ कि उनको मैं समझाऊँ और समझा के रास्ते में लाऊं। इसीलिए जो लोग मतलब आपका भाषा में जो लोग रो रो के मेरे पास आते हैं, उन लोग लौटते वक्त थोड़ा हौसला मेरे से लेके जाते हैं। इन सारे 2 स्टोरी में या 3 स्टोरी में और एक बने हमने देखे हैं। जो अनाथाश्रम है वो अनाथाश्रम नहीं है, जैसे कि जीवन को पुनर्निर्माण का एक जगह जैसा आपने इसमें रखिए। ऐसा कोई अनाथाश्रम है या ऐसा कुछ आपको जानने को मिला है जिसमें अनाथाश्रम कहने से जो कंसेप्ट है आपका स्टोरी में, वो अनाथाश्रम का मतलब ऐसा वर्णन है कि वो पुनर्जन्म या पुनर्निर्माण का जगह जैसे बनाया है आपने? बड़ों के लिए अनाथ आश्रम तो मैंने नहीं बनाया है। मेरे बनाने का बहुत बड़ा सपना था, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाई। लेकिन 4 बच्चे मेरे रोड में खेल रहे थे। एक जगह में मेरा बेटा गया हुआ था और 4 बच्चे अनाथ थे, माँ बाप उनके नहीं थे, उनका काकी उनको पाल रही थी। तो मेरे बेटा आके बोला, माँ ये बच्चों को तुम पालोगे? मैंने कहा कहाँ है बच्चे? तो वो उसका काकी वो 4 बच्चों को लेके मेरे पास आई और उन लोग का 2-2 साल का डिफरेंस था। सबसे बड़ी बच्ची जो थी वो शायद 8 साल की थी, 8, 6, 4, 2 इस तरह का। जो लास्ट वाली बच्ची थी वो गोदी में थी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर था, मैंने उनको वहाँ रखा। गवर्नमेंट का कोई हेल्प मैंने नहीं किया। 3 साल तक बच्चों को मैं पालती रही और वो बच्चों को मैंने फाइनली कस्तूरबा विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट करके वो बच्चों को भर्ती कराई। एक के बाद एक वो बच्चे उसमें भर्ती होते गए। और सबसे मेरी बहुत बड़ी सुख है इसमें मेरी कि सबसे बड़ी जो बच्ची है वो बच्ची +2 पास की और उसका शादी भी हो गया। और लास्ट मंथ उसका शादी हुआ और उसका हस्बैंड को लेकर के एक मिठाई का पैकेट लेके वो मेरे से मिलने आई थी। तो और बाकी जो 3 बच्चे हैं वो 3 बच्चे अभी भी कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ रही है। तो अनाथ आश्रम उन लोगों के तो रिहेबिलिटेशन था। उन लोगों के लिए तो अनाथ होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि उनको मैं पढ़ा रही थी, लिखा रही थी और उनका शादी भी हो गया। जबकि माँ नहीं, बाप नहीं, तब भी लड़के उनको पसंद करके शादी करके ले गए। तो इसमें तो मेरे को कहीं नहीं दिखता है कि वो लोग अनाथ है। वो लोग का तो जो आप बोले कि पुनर्निर्माण हुआ उनका, या उनका रिहेबिलिटेशन हो गया। मैडम बहुत धन्यवाद। और एक जगह हम स्टोरी में देख रहे हैं कि जैसे गांव से बढ़े हुए हम लोगों का ऐसा जनरेशन इतना दूर नहीं हुए है, हम लोग लगभग उसी में जी भी रहे हैं। गांव से दिल्ली चले गए या बड़े शहर चले गए, वहाँ नौकरी कर रहे हैं और वो गांव को भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर वहाँ होते हुए फिर गांव को लौट रहे हैं। या ऐसा हुआ कि गांव में ही एक लोअर मिडिल क्लास से ही कोई बड़ा मतलब बनाने का वो बाप सोच रहा हो और वो बच्चा भेज रहा हो। और ऐसे एक लड़की है जो नीलोफर है, वो जाती है और वहाँ उनके पिताजी उनको IAS बनाने के लिए भेजते हैं, पर वो कुछ चीज़ों के चक्कर में वो गलतियाँ करती रही है और वो अपना मिशन में सक्सेस नहीं होती है। और वो सिर्फ सक्सेस नहीं होती है, नहीं, वो ट्रैप हो जाती है और वो मतलब अपना लक्ष्य भटक के वापस हो जाती है। मतलब जो नई पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा संदेश वाला ये स्टोरी था, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, वो वाला स्टोरी मेरा सिर्फ यंग लड़कियों के लिए थी। नीलोफर बोल के जो लड़की वो किडनैप हो जाती है और उसको एक बदमाश लड़का वो पढ़ने के लिए दिल्ली जाती है IAS बनने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो जो IAS का जो इंस्टीट्यूट जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल जो चलाता है उसका जो लड़का है वो एक बर्बाद लड़का है और इस लड़की को वो फंसा लेती है। और ये लड़की बर्बाद हो जाने के बाद में इसको किडनैप करके वो बॉम्बे ले जाता है, वहाँ पर रखता है। लेकिन ये लड़कियों को सोचता नहीं कि वो करेगी क्या। वो IAS बनाने के लिए पिताजी उनको दिल्ली भेजे थे और वो लड़की किडनैप होकर के दूसरी जगह चली जाती है। वहीं पे वो क्या करती है
पुलिस को खबर देती है और पुलिस आकर के उसको वहाँ से निकालती है। ये बहुत लंबा स्टोरी है। ये पूरा स्टोरी अगर मेरा एक एक स्टोरी मैं बोलूँगी तो बहुत समय ले लेगा। बहुत धन्यवाद मैडम। और एक सवाल हम पूछ करेंगे कि आपका जैसे ये स्टाइल है, या जितने सारी ओडिया में शायद ये किताब कोई पढ़ा हो, लेकिन हम कई बार पढ़े, हमको लगता है ये तीसरी बार पढ़ लिए है। और इसके ऊपर कॉलेज में भी फिर चर्चा हुआ था। मतलब पैसे में ऑफ साइंस पढ़े होंगे, फिर डॉक्टरी लाइन में गए, और इतनी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, एक रिदमिक लैंग्वेज और उसका जो सजावट कि हर बोलते हैं ना कि हर शब्द को गढ़ना, जैसे मंदिर हो या अलंकार हो या मतलब किसी को इस तरह से आपने शब्द मतलब वो अभ्यास से है या आपका दिल से है। मुझे तो विश्वास है कि वो दिल से ही निकलता है, नहीं तो इतना काल्पनिक नहीं होता। तो उसमें कुछ आपका कविता लिखन का भी प्रभाव है या इंसान से प्यार है, मतलब कैसे ये लैंग्वेज कैसे आया है? देखिए, मैंने कहा आपसे कि लेखन दुख से होती है। अगर आपके पास में दुख नहीं है तो आपका लेखन में मार्मिकता नहीं आती। आप हंसा सकते हो, आप रुला नहीं सकते हो। तो ये जो मेरी लेख है, एक तो सरस्वत की दान है, और मैं पढ़ती भी हूँ, बहुत सारी किताब पढ़ती हूँ। बंगाली में बहुत पढ़ती हूँ, हिंदी में बहुत पढ़ती हूँ, उड़िया का तो पढ़ती ही हूँ। तो पढ़ने से ही लैंग्वेज आता है, तो उसी से शब्द निकलते हैं। और आप जितना मेरे लिए कह रहे हैं वो मैं शायद उसका लायक नहीं हूँ कि यहाँ जो लोग बोलते गए और जो लोग यहाँ उपस्थित है, ये लोग कहीं बड़े मेरे से लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, तो मैं तो उसका कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी आप मेरे लिए इतना प्रशंसा के शब्द बोल रहे हैं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी को भी जो लोग इतने समय से मेरे को सुन रहे हैं। जवाब दिए हैं मैडम, और मैंने बारीकी से पढ़ा था, और ये सारे जो हम लेखन शैली से लेकर शब्द को ले आने तक लेके हमने उड़िया लिटरेचर में भी बहुत बड़े कालिदाई सृष्टा देखे, उनका लेखन शैली देखे हैं। और बहुत सारे हम भी, क्योंकि हमने कंपैरेटिव लिटरेचर के स्टूडेंट रहते हुए तुलनात्मक साहित्य में बहुभाषी काव्य और कृतियाँ सब तुलना किए, तो कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगता था, इसीलिए ये बात को पूछे। आपने हम लोगों के साथ इतना बात किए, और सबों को आपके जो लेखन शैली है, लेखन के जो मर्म, जिस तरह से आप लिखते हैं, आप जिस तरह से हमको लगता है, आपके सारे उत्तर से लगता है कि आप लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप जीते हैं। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।